हाय बच्चों लोग, मैं स्वाति बेस फ्रॉम कर्नल एकेडमी। चलो, आज हम लोग इस सेशन में अपना 10th का लेसन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से फर्स्ट लेसन हम लोग देख रहे हैं कि उस लेसन का नाम है शाल, जो अपना तीसरा वाला लेसन है शाल। उसके राइटर है राग जाधव जी, 1932 ते 2016। देखो, ये लेसन स्टार्ट करने से बच्चे पहले हम लोग ना थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आप लोग को ये बच्चे जो लेसन का पूरा कंसेप्ट है वो थोड़ी इसमें समझ जाए। ताकि मैं जैसे जैसे आप स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जितना जितना मेरी साइड से आपको ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी है या आपको डिफिकल्टी आने वाली है, वहाँ वहाँ पे मैं क्लियर करते जाऊंगी। ओके, देखो ये लेसन का थीम ऐसा है बच्चे लोग कि अगर आप अभी सामने रहते तो मैंने आपको पूछा रहता कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर क्या है। जैसे अपने बोलते ना की जसं मराठीत बोलतात की खजिना काय आहे आपल्या आयुष्याचा, तर कदाचित या बोलते ना डिफिकल्टली हम लोग बता पाते थे कि क्या ट्रेजर है क्या। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में सबको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो जो गिफ्ट्स लेना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बाबा, आपको लगता है नहीं लगता है ये आपका लुकआउट है, पर गिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता है। बट बच्चा लोग, गिफ्ट से ये बात है कि गिफ्ट हमको दो टाइप्स के गिफ्ट्स होते हैं। एक जो कोई हमको प्यार से गिफ्ट करता है, जैसे कि लाइक हमारे बर्थडे पार्टीज रहती है, बर्थडे रहती है, या किसी भी बोलते हैं ना किसी भी ऐसा ओकेजन रहता है कि हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं कि एज अपना बोलते हैं ना कि अपनी याद करके ऐसा गिफ्ट देते हैं, तो हम लोग को उससे बहुत खुशी। और दूसरा गिफ्ट होता है जो लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट होता है, जिसको हम लोग अवॉर्ड्स बोलते हैं। कि अवॉर्ड माने की कोणाकडून तरी आपल्याला आपला सम्मान म्हणून, रिस्पेक्ट म्हणून, मतलब माने कि किसी और से हमको वो चीज़ रिस्पेक्ट करके मिली रहेगी, वो होता है गिफ्ट, वो होता है अवॉर्ड। तो जैसे लाइक मैंने बताया, ये एक होता है गिफ्ट और दूसरा होता है अपने लाइफ में मिलने वाला एक रिवॉर्ड बोलो, एक अवॉर्ड बोलो। तो ये जो अपना स्टोरी है वो इसी दो बोलते ना कि एक एंगल है कि एक एंगल है कि वो गिफ्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। कि ये जो शाल है, शाल माने बच्चे लोग मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, शाल माने यस नो डाउट कि जो ओढ़ने वाली शाल है, जो हम लोग को ठंडी से बचाती है। विंटर सीजन में हम लोग जो ओढ़ते हैं वही शॉल के बारे में बताएं। और ये शॉल के भी दो थीम है, वो भी मैं आपको इनडायरेक्टली वो क्लियर कर दूंगी। तो पहले है कि ये जो राइटर है हमारे राग जाधव जी, तो कि उन्होंने ये पूरी शाल की जो स्टोरी है ये दो थीम्स के बीच में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। और उनके लाइफ के जो एक्सपीरियंस है ये शाल को लेके, ये एक शाल है कि उनको पहले उनके लाइफ में रिवॉर्ड मिलने के पहले उनको एज अ गिफ्ट करके मिली थी, तो उन्होंने उनके यूज कैसे किए। और दूसरी है कि उनको उनके लाइफ में एक साल या वो बोलते ना एक स्टेज के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा मकान पाया कि उनको ये रिवॉर्ड्स मिलते गए और फिर उन्होंने वो शॉल का क्या किया। देखो, बहुत टाइम पे हम लोग को ये जो बोलते ना कि ये जो यादें रहती है जिंदगी की, उसमें हमारा लाइफ बहुत टाइम तक हम लोग उसको बोलते ना कि उसके पीछे चलते रहते। तो उन्होंने अपने ये जो इंसिडेंट्स है, उनकी यादें है, वो हमारे साथ शेयर की है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन बता देती हूँ ताकि आपको ये वाला लेसन बहुत अच्छे से समझ जाए। देखो, इंट्रोडक्शन, शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी, जैसे मैंने बोला जो ओढ़ने वाली शॉल है उसके इर्द गिर्द उनकी बहुत सारी मेमोरीज है, जो ये मेमोरीज ये लेसन से पूरी तरह से हमको उन्होंने बोलते ना कि अपनी यादें उन्होंने बताई है। शाल ही प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक है कि उन्होंने शाल का सिंबल लेके अपने लाइफ में जो भी इंसिडेंट उनको हुआ, जो भी यादें हैं, वो हमारे साथ शेयर की है। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करना है। देखो, ये अलग वाला पार्ट है। पहले उन्होंने अपनी यादें जो है वो शॉल के साथ कैसी जुड़ी हुई है वो बताया है। और शालमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ, शालमुळे कशी शालीनता येते ये मैं लेसन सिखाते टाइम आपको क्लियर करते जाऊंगी, ताकि अभी जाके वो कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ शालीनते का मतलब मैं बता रही हूँ पोलाइटनेस। अब तुम लोग सोचोगे कि ये पोलाइटनेस और शाल का क्या डायरेक्टली बोलते हैं ना कि उनका एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या संबंध है, वो मैं क्लियर करूंगी। आगे देखो, पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणार आहे। औदार्यता मतलब कि किसी को हेल्प करने वाला नेचर।
तुम्हारा जो पोलाइटनेस है औरों के बारे में, उसके बारे में। तो ये भी ये बोलते ना टिपिकली कैसे कैसे लेसन आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये लेखक के अंदर जो पोलाइटनेस है वो कैसे शाल के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है और लोगों को उन्होंने कैसे हेल्प की है वो भी मैं बताते जाऊंगी आगे। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते। देखो बच्चे लोग, ये सबसे इम्पॉर्टंट बात है ये लेसन की, कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जो अपने यादों में बसी रहती, कि किसी से गिफ्ट मिलना, वो गिफ्ट से जुड़ी हुई यादें, वैसे ही हम लोग अपनी लाइफ कंटिन्यू करते रहते हैं। वही इस लेसन में बताया है कि उन्होंने भी वो शाल से रिलेटेड जो भी यादें हैं उनके लाइफ में एक अनोखा ट्रेजर देके गई है, वही उन्होंने एक्सप्लेन किया। कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडित असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। देखो निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग, गिफ्ट्स है तो नेचुरली वो निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स ही रहेगा जिसमें जान नहीं रहती, बट वो जब किसी से हमको गिफ्ट मिलता है या एज अ रिस्पेक्टफुली मिलता है तो उसमें अपने आप जान आती है और उससे रिलेटेड। तो कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी मतलब किसी भी गिफ्ट से हमारा जो कनेक्शन हो जाता है और उससे मानवी भावना तरल ठेवता है। मानवी भावना तरल मतलब वो गिफ्ट आप जब भी निकालोगे तो आपको बोलते ना कि एक क्लियरली पिक्चर आपके सामने आ जाएगा कि वो क्यों मिला था। वो सारी यादें आपके ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट हमारे ऊपर वाला गॉड ने हमको ये दो आंखें दी है, जो हमारी लाइफ टाइम कैमरा है, वो जो बंद करोगे तो वो यादें अपने आप आपके सामने उभर के आएंगे। और वही है कि वो गिफ्ट देखोगे तो अपन अपने यादों में चले जाओ। वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग याचे मानवी संदर्भ सर्वाताने महत्वाचे ठरतात। कि उन्होंने बोला वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो व प्रसंग, मतलब जो गिफ्ट मिला है, जो अवार्ड मिला है, उससे रिलेटेड कोई भी याद है, कोई भी इंसिडेंट है, तो मानवी संदर्भ सर्वाताने, मानवी संदर्भ मतलब कोई अपने मुंह से बोलता है अपनी यादें। मानवी संदर्भ मतलब मुंह से बयान किया हुआ जो स्टेटमेंट होता है, जो यादें होता है, जैसे कि लाइक ये जो अपने राइटर है कि उन्होंने अपने मुंह से वो बयां किया है कि उनको शाल पहले कैसे गिफ्ट मिली, पहले बाद में उन्होंने अपने लाइफ में वो मकान कैसे पाया कि उनको शाल एज अ रिवॉर्ड मिलने लगी, और वो जो शाल पहले गिफ्ट मिली थी बाद में रिवॉर्ड मिली थी, वो शालों के साथ उनका कैसे इंटरेक्शन हुआ, कैसी यादें जुड़ी, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फिर से एक बार थिंग बता देती हूँ कि उनको शाल माने ओढ़ने वाले शाल है, उससे रिलेटेड जो भी बोलते ना कि लेखक की यादें है वो उन्होंने दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने एक गुप्ती हमारे सामने बहुत अच्छे से क्लियर की है कि ये शाल और शालीनता मतलब शाल और पोलाइटनेस, इनका एक दूसरे के साथ क्या बोलते ना एग्जैक्टली रिलेशन है, वो उन्होंने अच्छी तरह से हमको एक्सप्लेन किया। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले उनको कैसे गिफ्ट मिले, उन्होंने उन शाल का क्या किया, और कैसे फिर रिवॉर्ड मिलने के बाद उन शाल का क्या यूज किया। एकदा स्टार्ट करते हैं लेसन को। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो। देखो ये लेसन है कि नेचुरली वो पास्ट टेंस में का है, जो अपने राइटर है उन्होंने अपनी यादें बताई है, तो वैसे ही उन्होंने वो क्या किया है आगे कंटिन्यू किया है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो, काम झाल्यावरती मी निघण्याच्या बेतात होतो। निघण्याच्या बेतात मतलब वहां से निकल के आने के इसमें रहना, निघण्याच्या बेतात मतलब वहां से निकलने का उनका प्लानिंग था कि वो पहले पु ल देशपांडे जी के घर गए थे। देखो पु ल देशपांडे ये कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है, मराठी साहित्यातलं म्हणजेच मराठी लिटरेचर में का सबसे बड़ा नाम है, जो बहुत रिस्पेक्टफुली हम लोग लेते हैं। और ये लेखक भी है कि खुद को बहुत बोलते ना कि ते खूप नशीबवान आहे, ते वो बहुत लकी है कि इनको ये अलग अलग जो पाठ आए हैं अपने पाठ में, आपल्या धड्यामध्ये वेगवेगळे रायटर आणि कवी आले, त्यांच्यासाठी ते खूप बोलतात ना की त्यांचा त्यांनी मान ठेवलाय। उनके साथ उनको हमेशा उनका इंटरेक्शन रहा है, और वहां से उनको जो जो गिफ्ट मिले माने शाल मिले तो उन्होंने उसके बारे में लिखा है। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो, काम झाल्यावरती मी निघण्याच्या बेतात होतो, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले। सुनीताबाई मतलब पु ल देशपांडे यांची वाईफ, वो विचारले तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय। देखो जो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा है, कि अगर ये पु ल देशपांडे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे अगर गिफ्ट उनको मिल रहा है शॉल, तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करने वाले थे। तो देखो उन्होंने वो शाल का क्या किया। मी एका पायावर हो म्हटले, एका पायावर हो म्हणणे, एका पायावर हो म्हणणे मतलब
फटाक से एग्री हो जाना कि जो चाहिए था वो फटाक से मिल जाना और उसको हाँ बोल देना. एका पायावर हो म्हटले, मतलब मैंने फटाक से ॲग्री कर दिया. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. देखो यहाँ पे शॉल गिफ्ट दी है, यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है. ओके, हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही. क्यों नहीं यूज की रहेगी? क्योंकि उनको जो बहुत क्लोज उनके थे पुल देशपांडे, उनसे उनको वो गिफ्ट मिली थी. दैट्स वाई उन्होंने उसका यूज नहीं किया, रिस्पेक्टफुली उन्होंने लिया और अपने पास रखा. ओके, आगे पुढे वाईला विश्वकोशाचा, देखो ये जो शॉल मिली थी वो उनको गिफ्ट मिली थी, उन्होंने उसका कैसे यूज किया उसके साथ जो याद थी वो उन्होंने आगे दी हुई है. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ शाळेच्या खोलीत मी राहत होतो. प्राज्ञ नावची शाळा आहे, वो उसमें रहते थे. असे राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावरती होत्या. चिंचोड़ा प्रवाह मतलब एक छोटा कैनल था नदी का, उसके बोलते ना उसके बराबर सामने उनकी विंडो ओपन होती थी और वो विंडो में हमेशा खड़े रहते थे. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावरती तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. एक पुअर बोलते ना कि एक पुअर वुमन थी, वो अपने काम से आई थी, उन्होंने अपना बच्चा एक टोकरी में रखा था और जैसे लाइक कि वो आपको जैसे मैंने बताया कि वो नदी का मतलब कैनल है, तो वो कैनल पे वो क्या कर रही थी, मच्छी मारने के लिए आई थी, मासे पकडण्यासाठी ती आलेली होती. आणि त्यावेळेला मात्र तिच्या मुलाची हालत खूप बेकार होती. त्या थंडीमध्ये अगदी कुडकुडत होतं, मतलब वो ठंड के मारे बहुत ठिठुर गया था. तो उन्होंने देखो क्या किया, तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीत, कडाक्याच्या मतलब बहुत स्ट्रॉंग वाली थंडीने कुडकुडत रडत होते, पण आई तिकडे बघत नव्हती. देखो हमेशा अपना काम छोड़ के वो मम्मा बेचारी वो अपना सरवाइव करने के लिए वो शायद फिशिंग करने के लिए आई थी, तो उसका बिल्कुल भी अपने बच्चों के पास ध्यान नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, मला मात्र राहवले नाही तर मतलब उनको कंट्रोल नहीं हुआ. तो उन्होंने क्या किया, मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली. देखो पुलकित शाल क्यों, क्योंकि पु ल देशपांडे ने दी थी, ये फर्स्ट वाला रीजन, उनका नाम पु ल देशपांडे था इसके लिए पुलकित. और दूसरी एज ए गिफ्ट करके प्यार से उन्होंने दिया था. जो चीज प्यार से देते हैं वो पुलकित, मतलब जैसे वो चीज हम लोग बाहर निकालते हैं उसके साथ बहुत हसीन यादें हम लोग को ले आती है बाबा. तो वो पुलकित शाल मतलब गिफ्ट मिली थी, वो उन्होंने बाहर निकाली. 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. तो उन्होंने क्या किया, उस औरत को बुलाया, थोड़ा पैसा दिया, वो शॉल दी. पहले उन्होंने बोला अपने बच्चों को पूरी तरह से कवर कर ले और फिर अपना काम आगे कंटिन्यू करें. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. देखो वो शॉल उनको गिफ्ट करके मिली थी और ये जो उन्होंने काम किया है वो काम उससे बहुत बढ़िया था कि पहले उनको एज अ रिस्पेक्टफुली वो उन्होंने दिया था, बहुत प्यार से दिया था. लेकिन उनको ऐसा लगता है जो शॉल पहले उनको मिली थी, वो गिफ्ट करके मिली थी, उनके लिए वो बहुत बोलते ना प्राउड वाली बात थी. लेकिन आज वो शॉल जिस तरह से यूज़ हो रही है, ये पहली वाली याद है, आज वो शॉल वो बच्चे के लिए यूज़ हुई, तो उनको ऐसा लगा कि वो शॉल का सही मायने में आज अच्छे से यूज हो गया. देखो राइटर पहले जैसे पु ल देशपांडे के पास गए थे, तो आगे वैसे ही वो कविवर्य नारायण सुर्वे इनके घर पे गए थे. पहले पु ल देशपांडे जी ने उनको शॉल गिफ्ट दिया था, अभी देखो कविवर्य. यहाँ पे जो रेफरेंस आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे ही क्लियर करो आप लोग तो अच्छा है. देखो क्या रेफरेंस है, कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाते. सभा सम्मेलन मतलब कि वो हमेशा कॉन्फ्रेंस लेते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, तो वो लोग बोलते ना अकॉर्डिंगली उनको बुलाते थे और उनके कॉन्फरन्सेस अरेंज करवाते थे. क्योंकि पुढे ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्षही झाले. साहित्य सम्मेलन मतलब मराठी लिटरेचर में से ये भी एक बहुत बड़ा नाम है. तो वो आगे जाके उसके क्या बने, वो अध्यक्ष भी बने. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असते. अहोरात्र माने दिन रात, जब भी उनका प्रोग्राम अरेंज करवा वो हमेशा लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती थी. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत असे. देखो सन्मानाची शाल आणि श्रीफळ
मैंने जैसे बोला, देखो यहाँ से रिवॉर्ड स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो शॉल मिल रही है वो एज अ रिस्पेक्टफुली मिल रही है, क्योंकि उनको लोग बुलाते थे, कॉन्फ्रेंस रखवाते थे, तो उनको रिटर्न गिफ्ट में श्रीफल माने नारियल और शॉल दी जाती थी। तो उनको जो वो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस लेते थे तो उनको लोग बुलाते थे, तो रिटर्न गिफ्ट में ऑलवेज शाल वो श्रीफळ देते थे। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलेलो आहे। देखो यहाँ पे शालीन माने पोलाइट, बट उन्होंने देखो आगे क्या रेफरेंस दिया है, लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात बताई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि ये शॉल बार बार लेके मैं क्या बनता जा रहा हूँ, पोलाइट बन रहा है। देखो इनको पोलाइट बनने की जरूरत नहीं, वो बहुत बड़े हस्ती है, ऑलरेडी वो पोलाइटनेस उनके अंदर है। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। उपरोधी खोज, उपरोधी खोज मतलब बोलते ना हम लोग जानबूझ कर टॉन्टिंग करते हैं, तो सामने वाले को वो समझ में आ जाता है कि इनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है और कुछ तो गलत हो रहा है। ओके, त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणार होती। मतलब उनको ऐसा बोलना था कि मैं जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, तो उसके रिटर्न्स में कुछ देना जरूरी नहीं है। तो ये शॉल दे के बार बार लोग क्या कर रहे हैं कि शायद मुझे और वो पोलाइटनेस से दूर लेके जा रहे। देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बताया है कि कॉन्फिडेंस हमारे लाइफ में बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आता है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगते हैं। आगे देखो, शाल व शालीनता यांचा संबंध काय, खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विना शोभते। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि उन्होंने बोला है कि पोलाइटनेस आने के लिए किसी शॉल की जरूरत नहीं रहती है। एक्चुअल में जो पोलाइटनेस होता है वो विदाउट शॉल के ही आ जाता है। मतलब हमको लाइफ में एक अचीवमेंट मिलने के बाद हम लोग को और कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। देखो इनको बार बार शॉल मिलते तो इनका और कॉन्फिडेंस कितना बढ़ना चाहिए था, पर वैसा नहीं हुआ है। यही होते हैं बड़े लोगों के बोलते ना एटीट्यूड वाले, अच्छी वाली बातें हैं उन्होंने बताया। और वही एक थीम है अपने लेसन का कि ये शॉल उनको जो अपने राघव जादव जी हैं उनको शॉल एज अ गिफ्ट करके मिलते गए, और फिर उनका जिनसे ये कोऑर्डिनेशन हुआ है उन्होंने उनके साथ वो शॉल से रिलेटेड अपनी यादें बताई है और उनको जो जो अच्छा सीखने के लिए मिला वो उन्होंने बताया। वही उन्होंने बताया कि शाल आणि शालीनता यांचा संबंध काय, खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विना शोभते। तो उन्होंने बोला है कि अपने को पोलाइटनेस लाइफ में लाने के लिए, अच्छी काम करने के लिए किसी के रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होते। सुर्वे मुळातच शालीन होते, की नारायण सुर्वे जी खरंच मोठे कवी आहेत आणि ते खूप शालीन म्हणजे पहिलेच खूप पोलाइट होते। त्यांनी खूप साऱ्या निसर्गप्रेमी कविता केलेल्या आहेत। शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधीच हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही। बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने कि शाल के बोलते ना शाल के वेट के नीचे उनकी कभी भी पोलाइटनेस कम नहीं हुई, इनफैक्ट ती कधी क्षीण ही झाली नाही। क्षीण न होने म्हणजे कमी न होने, उनकी पोलाइटनेस किसी शॉल की वजह से कम नहीं हुई, ना ही उनका और कॉन्फिडेंस बना। और यही बात अपने राइटर को सीखने को मिली। देखो उनसे भी इनको बहुत सारे शॉल गिफ्ट में मिले थे। आगे वही है, मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेल, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच देऊन टाके। बहुत बड़ी बात बोली है कि लाइफ में अगर पोलाइटनेस ऐसा शॉल से मिलता था तो अपने राइटर बोलते कि मैं बहुत सारे शॉल खरीद दूंगा, हर एक को वो बांट दूंगा, मे भी उससे ज़्यादा पोलाइटनेस आ जाएगा। मैं चाहिए तो बोलते ना कि पूरा कंगाल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ऐसा पोलाइटनेस में मिलता है तो मैं सब में बांटता फिरूंगा। पर वैसा बच्चों लोग होता नहीं है। यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसले कि पहले कविवर्य नारायण जी ने उनको बोला था कि मुझे पोलाइटनेस के लिए शॉल की ज़रूरत नहीं है, और फिर हमारे राइटर बोलते कि ऐसे पोलाइटनेस अगर बांटा जाता था तो मैं बहुत सारे शॉल बांटता था। तो एक दूसरे के साथ उन्होंने टॉन्टिंग में वो बात करके अपने मन का जो भी दुख है वो अपने सामने रखा है। ओके, शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे उत्तर जाते असेच आहे। देखो मैंने भी पहले बोला था कि शॉल मिलने से ओवर कॉन्फिडेंस बनने के चांसेस ज़्यादा है, तो हमारी पोलाइटनेस शायद उसमें गुम हो जाएगी, तो वो नहीं चाहिए सब। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा मोठा धोका आहे। कि वो बोलते कि बोलते ना कि रिवॉर्ड मिलने के इसमें शायद हम लोग को शॉल मिलते जाएंगे और हम लोग अपना पोलाइटनेस खोते जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि वो रिवॉर्ड्स ना मिले और हम लोग अपना पोलाइटनेस हमेशा ऐसे ही बरकरार रखें। मी 2014, देखो यहाँ पे मी मतलब राघव जाधव जी,
2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। पहले वो बहुत सारे बड़े लोगों को मिलने के लिए जाते थे, लेकिन आज वो खुद मराठी लिटरेचर के बिन विरोध मतलब किसी भी अगेंस्ट के, किसी ने भी अगेंस्ट नहीं किया और वो उसके अध्यक्ष बन गए। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। देखो पहले गिफ्ट मिलते रहे थे, अभी शॉल उनको खुद से आ रहे हैं। जैसे बोला ना ओव्हर कॉन्फिडन्स बढ़ने के चान्सेस होते, लेकिन इनके साथ भी वैसा कुछ नहीं हुआ। एवढ्या शाली जमत गेल्या की मी माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। देखा इतने बड़े हस्ती थे, फिर भी 8x6 रूम, मतलब एक छोटे रूम में वो रहते थे। इतने सारे बुलेटनेस के हिसाब से वो शॉल मिलते जा रहे थे, लेकिन उनको रखने के लिए जगह नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, देखो पहली याद थी कि उन्होंने वो जो औरत थी फिशरमैन उनको दे दी, फिर नारायण सुर्वे जी से भी उन्होंने शॉल लिए थे, अपने पास रखे थे, और अब उनको खुद से शॉल मिलने को स्टार्ट हो गया था। मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। गाठोडे बांधले मतलब एक बड़ा बोलते ना, बड़ा गट्ठे में वो बांध दिया। आणि निकटवर्ती मित्र, निकटवर्ती मतलब सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड था उनका, उनके पास उन्होंने रखने दिया। देखो वो क्लोजेस्ट फ्रेंड भी बहुत ईमानदार था, उन्होंने भी उस शाली का कुछ मिसयूज नहीं किया। आणि त्यांनी एवढं पण सांगितलं, मतलब उन्होंने जब शॉल दिए तो उन्होंने ये भी बताया था कि आप क्या करो, वो शॉल का यूज करेंगे तो भी कुछ गम नहीं है। व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। सर्वाधिकार दिले मतलब वो शॉल आप यूज करो ऐसा उन्होंने बोल दिया। बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते संभाळे कि उनकी भी रूम छोटी थी, फिर भी उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे उन्होंने उनकी शॉल हमेशा अपने साथ वैसे ही बनाए रखी, उसका कोई भी मिसयूज नहीं किया। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता था कि लाइफ में शॉल की वजह से पोलाइटनेस नहीं आता, तो उन्होंने धीरे धीरे वो बांटने की, देखो ये भी याद है उनकी कि उन्होंने क्या किया, गरीब श्रमिकांना त्या शॉल। अब जाके सबसे इम्पॉर्टेंट वाली याद उन्होंने शॉल के रिफ्लेक्ट में दी है। इसके पहले हम लोग ने देखा कि पोलाइटनेस आने के लिए किसी रिवॉर्ड की या किसी शॉल की ज़रूरत नहीं होती, ये सीख उनको पहले भी मिली थी। उनको भी लाइफ में जैसे जैसे शॉल्स मिलते गए वैसे वैसे उन्होंने दूसरों को देने में ही उसको बोलते ना कि राइट वे समझा। और देखो लास्ट में सबसे लास्ट बोलते ना सेकेंड लास्ट हमारा लेसन का पार्ट चालू हो गया है, उसमें उन्होंने एक अच्छी याद दी है कि ये शॉल का ऐसा भी यूज होता है। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। वो वॉकिंग के लिए जाते थे वहाँ पे। तेथील कट्ट्यावरती बसणे मला आवडेल। एक दिवस काय घडले, तो उस कटले पे वो जाके बैठते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ देखो उनके साथ। मी कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी मतलब जो भीख मांगने वाले होते, गरीब है, जो बोलते ना रिवर के शनिवार पेठे जो ओंकारेश्वर मंदिर है कि उस पे जो पुल है वहाँ पे वो हमेशा भीख मांगने के लिए शायद बैठते रहेंगे। कट्ट्याला लागून चिरगोटे टाकून, चिरगोटे मतलब एक बोलते ना फटी पुरानी चिंदी वगैरह डाल पे जिसपे कंफर्टेबली बैठा भी नहीं जाएगा, ऐसे जगह पे वो पांघरून कुड़कुड़त बसल्याचे मी पाहिले। मतलब एक बूढ़ा उन्होंने देखा कि जिनको बहुत अनइझीनेस हो रहा है वो ठंडी की वजह से। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। तो म्हातारा होताच, त्याला दोन्ही शाली दिल्या, त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केले। उन्होंने वही जैसे मैंने बोला कि शॉल का बहुत अच्छे से पहले उन्होंने गरीब लोगों को भी बांटे थे, तो आज भी 2 लाके उन्होंने वो क्या किया, वो जो ओल्ड एज मैन था उनको वो दे दिया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नाही। उसंत न लाभणे, वेळ न मिळणे, उसंत लाभली नाही, टाइम नाही मिला। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। मग एकदा त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली। तो हमेशा जाते आते थे, उन्होंने पहले भी देखा था कि वो बुढ़ा दिखा है, पर अभी 4-5 दिन से वो आए नहीं थे। एक ब्रेक मिल गया था, फिर उस थोड़े दिन बाद वो गए, लेकिन वो जो ओल्ड एज मैन था वो दिख ही नहीं रहा था। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, वो हमेशा की जगह पे नहीं थे। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून उठलो व पुलावर चालू लागलो। वो कटले पे बैठते थे, आज जाके उनके दिल में ऐसा आया कि आज एक राउंड और एक मारा जाए। तो देखो उनको क्या दिखा, पुलाच्या जवळपास मध्यावरती तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। मी लगबगीने मतलब घाई से उनके पास गए, मतलब बोलते ना क्यूरियोसिटी के साथ, इतने दिन से नहीं दिखते थे अभी दिखते हैं। त्यांच्याकडे गेलो, पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर,
तेज कुड़कुड़ ने तेज दी नवाने जी ने। क्यों ऐसा कहा है कि उन्होंने पहले 2 शॉल उनको दी थी, फिर भी अभी वही चिंदी दिख रही है, वहीं पे दिख रहे हैं, वही ठंडी में कुड़कुड़ाना है। तो उन्होंने बहुत मतलब उनको वो अनइजीनेस फील हुआ, तो उन्होंने उनको पूछ भी लिया। मी म्हटले, मतलब रायटर हमारे बोल रहे, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्यांनी नकारार्थी मान हलवली। नकारार्थी मान हलवले मतलब ना बोलला। मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? तो उन्होंने बोला लास्ट थोड़े फ्यू डेज के पहले मैंने आपको 2 शॉल दिया था, आपको याद है क्या? यावर म्हातारा खुल्ला, वो पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला। देखो पहले भी उन्होंने थैंक्स बोला था, लेकिन अब भी क्यों थैंक्स बोला है वो देखो क्या सस्पेंस भरा है। ते हे भल्या माणसा, तू लई मोठा माणसी, शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशाला शोभतील? देखो पहले उनको भी मालूम है कि शॉल उसको दी जाती है जिसका रिस्पेक्ट किया जाता है। वो बोलता मैं एक भिखारी हूँ, तो मुझको शॉल जो है वो क्यों सूट करेगी? शॉल लेके मुझे क्या करना है? देखो शॉल का उन्होंने क्या किया है। त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट, कि उन्होंने बोला जो शॉल देने के बाद रिस्पेक्टफुली दिया हो, कैसा भी दिया हो, वो रिस्पेक्ट से अच्छा है कि जो पेट की आग रहती है वो बहुत बड़ी रहती है। रिस्पेक्ट बहुत दूर की बात है। मी शाली इकल्या मतलब उन्होंने वो बेच दिए, सेल किया। वो 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। आमचं हे असलं बिकट जीनं तुझं लई उपकार होते आहेत बाबा। तो उन्होंने बोला जो शॉल दिया था वो मेरे काम का था, मुझे मालूम है आपने जो ठंड लग रही थी उसके वजह से दिया, लेकिन मैंने उसको बेच दिया और 2 दिन पेट भर के खाना खाया। देखो ये होती है सही मायने में, बोलते ना हर एक चीज़ के पीछे की याद। पहले जो शॉल से लेके स्टार्ट किया था हम लोग ने कि औरत थी उसको फिशरमैन को देना, फिर शॉल संभाल के रखना, दोस्त को देना, और एंडिंग में लेसन के ये बहुत बड़ी लाइफ की सीख हमको मिली है कि रिस्पेक्टफुली मिली हो, पोलाइटनेस की वजह से मिली हो, किसी ने मदद की हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो पेट की आग है वो बहुत बड़ी रहती है। तो उन्होंने वो शॉल बेच दी और अपना पेट भरा। इसके लिए उन्होंने आगे दिया है शालीची शोभा आणि ऊब, वो पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, कि शॉल से हम लोग को वार्म मिलता है, लेकिन जब पेट भरता है तो उससे जो एनर्जी मिलती है वो शॉल की एनर्जी से भी बहुत बड़ी होती है। इसके लिए उन्होंने आगे कहावत जोड़ दी है जो मराठी में बहुत बार यूज़ की जाती है, कि ऐसा बोलते हैं कि जो भूखा रहता है उसको अनाज दो, जो प्यासा रहता है उसको पानी दो। लेकिन आज देखो उन्होंने नया वाला ट्रेंड अपने सामने रखा, भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्यावे। समझ में आया कि उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोग को हमेशा भूखे को अनाज देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए। और एक नई कहावत है कि कुछ भी नहीं पॉसिबल हुआ तो अपने पास जो ट्रेजर है वो रिस्पेक्टफुली मिला हो, किसी से गिफ्ट मिला हो तो एटलीस्ट वो शॉल तो किसी को गिफ्ट करो। वो शॉल से शायद किसी का पेट भरने के लिए बहुत मदद। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने देखा, शॉल बहुत इजी लेसन है, आप लोग पढ़ोगे तो भी समझ जाओगे अच्छे से कि राइटर है, उनकी शॉल के साथ जुड़ी हुई यादें हैं, और एक लाइफ का सबसे बड़े 2 चीज़ें हम लोग को बोली है कि किसी में भी पोलाइटनेस आने के लिए किसी के रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती, शाल से शालीनता नहीं मिलती, वो वैसे भी अपने अंदर रहती है। और मदद करते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको लाइफ में रिस्पेक्टफुली मिला है या उसको कैसे दूँ, नहीं, जो हमारे पास है वो शेयर करना चाहिए। थैंक यू।